गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस के ऊपर कि जब भी हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, ज्ञान की व्यवस्था की बात करते हैं और उसमें अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि आखिर नॉलेज सिस्टम क्या होता है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है और कैसे ये जो डिफरेंट नॉलेज सिस्टम्स हैं उससे अलग है। हालाँकि हम जो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, उसका जो कंटेंट होगा, उसका जो फ्लेवर होगा, वो पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से होगा। तो पॉलिटिकल कंटेंट, जो पॉलिटिकल कंसेप्शंस हैं, हम उसके आधार पे ही इसको देखने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि नॉलेज सिस्टम क्या होता है। जो स्थापित प्रतिमान है, जब कोई सिविलाइजेशन अपने एग्जिस्टेंस में लगातार बने हुए हो, मतलब जिसका एक इतिहास है जो अभी वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है, तो उस सिविलाइजेशन के जो कंटेंट हैं, जो कल्चर है, जो आप कह सकते हैं कि परसेप्शंस हैं, उसको एक्युमुलेटिव रूप में उसको कंबाइन करते हुए एक नॉलेज सिस्टम जनरेट होता है। तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो ये बात होती है कि जो भारत का अब तक का इतिहास है, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सारे चीज़ों के बीच में वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आज भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्टिव्स की तरह हमारे सामने हैं। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग इसको वेस्टर्न कंसेप्शन के साथ जोड़ के देखें, जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है, जिसको हम वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उससे कैसे भिन्न है, और इसको हम लोग रेखांकित करेंगे जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है उसके आधार पे। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन जब हम कहते हैं तो सर्वमान्य हो जाता है एक तरीके से कि यूनान से इसकी शुरुआत होती है और पॉलिटिकल साइंस जो है एक डिसिप्लिन के रूप में उसकी देन है और उसी को पूरी दुनिया में जो है आज देखा जाता है। लेकिन एज अ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन का एक कंस्ट्रक्शन है, डिसिप्लिन का एक मेथड है, एक मॉड्यूल है, उसके तहत तो निश्चित तौर से यूनान की देन है राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में। लेकिन राजनीति एक विषय के अतिरिक्त भी अगर कुछ है तो उसकी भी संभावना अगर हम तलाशें अलग अलग नॉलेज सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस मिलता है। बहुत सारे जो पॉलिटिकल कंटेंट हैं वो एथेंस के इमरजेंस पे या एथेंस के समय से बहुत पहले भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगे जिसमें पॉलिटिकल कंसेप्शंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल कंटेंट की बात है, जिस कंटेंट की बात आप यूनान में देखते हैं। फिर बात करें हम कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों का मतलब ये है जैसे राज्य के संदर्भ में जो कंसेप्शंस हैं दो अलग अलग नॉलेज सिस्टम में, वो क्या है, उसकी हम उत्पत्ति के संदर्भ में, राजा के या मोनार्की के संदर्भ में उनके परसेप्शंस क्या हैं, तो उसको भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत ही मौलिक चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। जैसे कि स्टेट को लेकर अगर हम देखते हैं तो हाँ, ऑर्गेनिक कंसेप्शन जो है स्टेट का, या उसके सोशल कंडक्ट की थियरीज को देख लें, डिवाइन थियरी को देख लें, इवोल्यूशनरी थियरी को देख लें, तो ये सारे हमें वेस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एंशियंट इंडियन सिनारियो में देखें स्टेट के ओरिजिन को लेके, तो आप ये पाएंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइन थियरी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, या इस पे बहुत सारे लोग जो हैं एकमत हैं कि राजा की जो उत्पत्ति है वह ईश्वरीय गुण के साथ या ईश्वरों के अलग अलग तत्वों से हुई है। और फिर कैसे, जैसे हम देखते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो ने बात की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में, कैसे कि स्टेट ऑफ नेचर था जिसमें स्टेट नहीं था। कुछ इसी तरीके की चीज़ें हम अपने यहाँ भी देख सकते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि मत्स्य न्याय की अवधारणा है। तो मत्स्य न्याय की अवधारणा में क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अनार्की है, और उस अनार्की से निकलने के लिए फिर स्टेट का ओरिजिन होता है। अब अगर हम कालखंड के हिसाब से देखें, इतिहास में थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं और इसके कालखंड की अगर हम बात करें,
तो आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर से बहुत पहले मतलब करीबन 5000 साल पहले मत्स्य न्याय की अवधारणा जो है वो हमारी ज्ञान परंपरा में है। अब बात आती है कि अगर वही अवधारणा अगर किसी भिन्न शब्दावली के साथ उपलब्ध थी, तो फिर इस बात को यूनिवर्सली क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि स्टेट ऑफ नेचर जैसी अवधारणा जो बहुत पहले हमारे परंपरा में थी। अब इस बात को समझने के लिए हमें अ, थोड़ा इतिहास में फिर से जाना होगा और हमें ढूंढना होगा औपनिवेशिक कालखंड को, और उसके साथ साथ हमें ढूंढना होगा कि किसी भी सिविलाइजेशन का जो एक डेवलपमेंट है वो लाइनियर वे में नहीं होता है, वो हमेशा जिग जैग वे में होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इस अप्स एंड डाउन्स में कोलोनियलिज्म के डिस्कोर्स में अगर हम इसके उत्तर को ढूंढें तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण मैं दूंगा मैकियावली और कौटिल्य के कंपैरिजन को, और फिर उसके बाद हम लोग अमर्त्य सेन का जो आइडेंटिटी एंड वायलेंस पुस्तक है उसके रेफरेंस में हम लोग इसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली 15वीं 16वीं शताब्दी के यूरोप के विद्वान हैं, और मैकियावेली जो कौटिल्य हैं वो कंटेम्प्ररी हैं अरस्तु के, मतलब 300 समथिंग बीसी की बात हो रही है। तो ये क्यों नहीं कहा जाता है, या हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि जो मैकियावेली है वो यूरोप का कौटिल्य है, बनस्पत हम ये कहते हैं कि जो कौटिल्य हैं वो भारत के मैकियावेली हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वह औपनिवेशिक कालखंड का है। ज्ञान जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे सामने, वह एक तरीके से अधिरोपित है, एक तरीके से वो एक ऐसा मॉडल है जिसको हम इमिटेट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंसेप्शंस के जो आइडियाज़ हैं हम उसको इमिटेट कर रहे हैं, उनके कंटेंट को इमिटेट कर रहे हैं, और वही ट्रेनिंग जो है हम लगातार करते जा रहे हैं, उसी को हम जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आइडेंटिटी इन वायलेंस में अमर्त्य सेन का जो आर्गुमेंट है, जिसमें उन्होंने बूमरंग इफेक्ट की बात कही है, वो इस बात पे बड़े अच्छे से अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि एशियाई देशों से जो ज्ञान उस कालखंड में, औपनिवेशिक कालखंड में पश्चिमी देशों को प्राप्त हुआ, वही ज्ञान हमें नए लेवल के साथ, नए टैग के साथ वापस आ रहा है, और इस कंफर्मेशन के साथ कि यह नॉलेज जो है यह वेस्टर्न सोसाइटीज की खोज है, उनकी देन है। तो वो कहते हैं कि जस्ट लाइक बूमरंग यहीं से गया और नए लेवलिंग, नए पैकिंग के साथ वो फिर हमारे सामने आ रहा है। अब बात ये है कि जो नॉलेज सिस्टम है वो अगर इस्टेब्लिश्ड है, उस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, उसके एक्सेप्टेंस होते हैं। बट भारतीय परिवेश में अगर हम देखते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं नॉलेज सिस्टम के, तो उसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ें जो हैं हमें भिन्न बनाती हैं, अलग करती हैं, अलग जो नॉलेज सिस्टम है उनसे। जिसमें से पहली बात आती है वो यह है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वह केंद्रीय तत्व है भारतीय ज्ञान परंपरा में। और दूसरी जो बात आती है कि जो व्यक्ति और व्यक्तित्व की अवधारणा है, इंडिविजुअल की जो अवधारणा है भारतीय परंपरा में, वह एटोमिस्टिक इंडिविजुअल की अवधारणा नहीं है। एक ऐसी अवधारणा नहीं है कि व्यक्ति जो है इन इट सेल्फ है। रेदर हमारे यहाँ जो कंसेप्शन है उसमें व्यक्ति जो है वह सामाजिक है, समाज का अंग है। व्यक्ति जो है वह समुदाय का हिस्सा है, इम्बेडेड है। मतलब हमारी संस्कृति में, हमारी जो ज्ञान पद्धति में व्यक्ति जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय, अपने उसके साथ इनहेरेंट है। हमने इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंस को उस स्तर पे नहीं देखा है कि वो एटोमिस्टिक हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये दो जो तत्व हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा को भिन्न बनाते हैं बाकी जगहों से। तीसरी बात को अगर हम जोड़ दें तो आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान एक विषय वस्तु के रूप में जब पश्चिम से निकलता है तो उनके
डिस्कोर्स में, राजनीति में सिर्फ राजनीतिक तत्वों की ही व्याख्या है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में राजनीतिक विमर्श में राजनीति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उनका भी समावेश है। तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा जो है विषय वस्तु के रूप में भी और एक परंपरा के रूप में भी, एक ज्ञान व्यवस्था के रूप में भी समावेशी है और बृहत्तर है अन्य जो ज्ञान परंपराएं हैं उनकी तुलना में। हमने बात करी थी राज्य के संदर्भ में एक कंपेरिजन, उसी कंपेरिजन को थोड़ा सा हम और अगर इनलार्ज कर लें, अभी तो हम लोगों ने स्टेट के ओरिजिन की बात की थी, अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट स्टेट के अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सर्वमान्य है कि 4 एलिमेंट होते हैं इसके: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में राज्य के तत्वों की व्याख्या करेंगे, राज्य के अवयवों को, राज्य के घटकों की बात करेंगे तो इनकी संख्या 7 हो जाती है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो जहां एक तरफ हम 4 एलिमेंट देख रहे हैं, वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा में 7 एलिमेंट। तो यह भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक बृहत्तर जो विस्तार है हमारी परंपरा में, वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है पाश्चात्य ज्ञान की परंपरा से। इसके अलावा आप मोनार्की को भी अगर डिस्कस करें, आप राजतंत्र की भी अवधारणा को देखें 2 अलग भिन्न परंपराओं में, तो आप देखेंगे कि पाश्चात्य परंपरा में जो मोनार्की की अवधारणा है, जो राजतंत्र की अवधारणा है, उसकी प्रकृति जो है वो एब्सोल्यूट, निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। लेकिन अगर आप भारतीय परंपरा में राजतंत्र को देखेंगे तो वह निरंकुश नहीं है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं धर्म का, कर्तव्य का, ज्ञान का एक जो है अंकुश है। तो आप बड़े ही आसानी से इन 2 भिन्न परंपराओं को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परंपराएं विकसित होती हैं, नॉलेज सिस्टम विकसित हुई हैं। और इन सभी के बीच जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें अगर हम देखें तो 2 चीज़ों को देखे जाने की आवश्यकता है। एक कि पद्धतीय दृष्टिकोण से, मैथोडोलॉजिकली हम देखते हैं अगर, तो जो विज्ञानवाद की अवधारणा है, विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात है, यह पाश्चात्य परंपरा की देन है। और यह विज्ञानवाद भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह विज्ञानवाद भी अपने एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है। दूसरी बात यह है कि जब हम इन सारी व्याख्याओं को देखते हैं तो उसमें वेस्ट और ईस्ट के जो पावर डायनेमिक्स हैं उसको समझे बिना हम इस विमर्श को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं कि जो पावर डायनेमिक्स है, जो शक्ति का संतुलन है, जो शक्ति के केंद्र इधर से उधर हो रहे हैं, उधर से इधर हो रहे हैं, इनको भी समझा जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में ही हम इस विमर्श को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। और इन सब के अतिरिक्त अगर हम एक और बात जोड़ना चाहें तो जो भी लोग मीडिया के विमर्श में हैं या जो समझते हैं कि जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस हैं उनका क्या महत्व है, जो न्यूज़ आते हैं उनका क्या महत्व है, जो हमारे सामने अलग अलग एजेंसीज के जो डेटा आते हैं, रैंकिंग्स आती है, अगर आप उसको भी क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य मीडिया है उसका जो एक आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल बायस है, जिस तरीके से वो एनालाइज करते हैं, जिस तरीके से वो देखते हैं, जिसमें आप ओरिएंटलिज्म के भी कंसेप्शन को देख सकते हैं, हाउ दे परसीव द ईस्टर्न सिविलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आएगी कि यह जो ज्ञान परंपराएं हैं वो किस तरीके से विकसित हुई हैं और किस तरीके से यह पावर डायनेमिक्स के कंधे पे आकर अपने आप को स्थापित की। बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात शुरू हुई है और हम इतिहास में दखल दे रहे हैं, हम इतिहास को फिर से देख रहे हैं और नित्य नए नए ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसकी व्याख्या हम वैज्ञानिकता के संदर्भ में स्थापित करते जा रहे हैं।
और इसी से ये पता चल रहा है कि आज जो चीज़ें हमारे सामने हैं, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे विमर्श हमारे ज्ञान परंपरा में बहुत पहले हो गई थी, जब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तरीके से यह जो नॉलेज सिस्टम है, इसको और पल्लवित पुष्पित होने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं एक लेंस जो है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिजिनस जो लेंस है, एक संदर्भ के रूप में, कि हमारी सोसाइटी, हमारा जो अपना सिविलाइजेशन है, उसने चीज़ों को कैसे देखा है। अगर हम इसको देखें, इसको हम उस तरीके से विकसित करें, तो आने वाले समय में जो शोध हैं, जो रिसर्च होंगे या जो हो रहे हैं, उनकी उपादेयता समाज के विकास में अधिक होगी इन कंपेरिजन टू जो हम स्टिक हो जाते हैं साइंटिसिज्म पे, जो हम स्टिक हो जाते हैं मेथडोलॉजी पे। कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम उससे ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, जो कि सोशल गुड और समाज के हित में ज़्यादा कारगर होगा। तो आज के लिए इतना ही, जस्ट एक छोटा सा रिफ्लेक्शन था कि चीज़ें किस तरीके से घटित हो रही हैं। हम लोग और विषयों पे आगे इसको और विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे।